नमस्कार मित्रों, मैं हूं विजित। आपका स्वागत है हमारे दफ्तर दी पॉलिटिकल दफ्तर में। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक चुनाव के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाली 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव पूरी 224 सीटों पर लड़े जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको कर्नाटक से जुड़ा सारा गणित समझाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले अगर हम कर्नाटक के पास्ट के इलेक्शंस को एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के रूप में यहाँ पर 3 मेन पार्टीज हैं। और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि कोई रूलिंग पार्टी लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बना पाई हो। जब आखिरी बार कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे यानी 2018 में, तब कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और सीएम बनाया गया था एचडी कुमारस्वामी को। लेकिन 2019 में एकदम से कांग्रेस और जेडीएस के 15 विधायक इस्तीफा दे देते हैं और बाईपोल इलेक्शंस की डिमांड करते हैं। बाईपोल इलेक्शंस के बाद भारतीय जनता पार्टी 116 विधायकों के साथ अपनी सरकार बनाती है और सीएम बनाया जाता है बीएस येदियुरप्पा को। लेकिन बढ़ते हुए करप्शन एलिगेशंस और मिसहैंडलिंग ऑफ कोविड-19 सिचुएशन के कारण बीएस येदियुरप्पा उम्र का बहाना देकर इस्तीफा दे देते हैं और नया सीएम बनाया जाता है बेसवराज बोम्मई को। अगर हम कर्नाटक की पॉलिटिकल ज्योग्राफी को समझें तो पता चलता है कि दलित, आदिवासी, ईसाई, सवर्ण और मुसलमानों के अलावा यहाँ वोकालिगा और लिंगायत समुदाय भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इलेक्शंस में। और जातिगत समीकरण के अलावा कोविड मिसमैनेजमेंट, बढ़ते हुए करप्शन एलिगेशंस और पिछले कुछ सालों में बढ़ती हुई रिलीजियस पोलैरिटी इस बार बहुत बड़ा मैटर बनकर उभरेगी चुनाव में। जब भी कहीं पर कोई इलेक्शंस होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले ये सवाल आता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो किस लेवल पे खड़ी है, वो कितना स्टैंड करती है। अभी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 2019 से चल रही है। इस बीच कर्नाटक ने कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। सबसे पहले सीएम बदलना, उसके बाद कोविड मिसमैनेजमेंट और उसके बाद हिजाब का मुद्दा भी सबसे पहले कर्नाटक से ही शुरू हुआ था। देखना होगा जनता के ऊपर इसका क्या असर पड़ा और जनता क्या निर्णय लेती है। पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अभी मौजूदा कंडीशन में भाजपा येदियुरप्पा और बोम्मई के 2 गुटों में बटी हुई है, जिससे भीतरघात का भी भारी खतरा है, जिससे बचने की सारी तैयारियां करनी चाहिए। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में काफी बड़े चेहरों ने और काफी विश्वसनीय चेहरों ने भाजपा को छोड़ा है और कांग्रेस में गए हैं। ये अपने आप में शीर्ष नेतृत्व के लिए चिंतन का विषय है। पिछली बार भाजपा का वोट शेयर मेजरली 3 इलाकों तक संगठित था। वो थे मध्य कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और मुंबई कर्नाटक। और अगर पार्टी कोशिश करे तो इन सब रीजन्स में भाजपा को एक बार फिर से अच्छा वोट शेयर मिलने की सारी संभावनाएं हैं। अब अगर रूलिंग पार्टी के बाद अपोजिशन पार्टी की प्रेजेंट कंडीशन देखी जाए तो अपोजिशन में अभी कांग्रेस और जेडीएस, ये 2 पार्टीज हैं। कांग्रेस के बारे में अगर बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कांग्रेस का वोट शेयर पिछले 4 चुनाव में सबसे ज्यादा रहा है, फिर भी 3 बार उसकी सीटें भाजपा से कम आई हैं। आप डेफिनेटली सुनकर एकदम डाउटफुल हो गए होंगे कि वोट शेयर ज्यादा और सीट कम क्यों। इसका मेन रीजन है कि कांग्रेस का वोट शेयर पूरे कर्नाटक में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्क्रीन पर आप रिकॉर्ड देख रहे होंगे, हर कम्युनिटी से कांग्रेस को वोट शेयर मिलता रहा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये रही है कि कहीं भी इसका वोट शेयर संगठित नहीं रहा, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस को कोई प्रॉफिट हो जाता है और जहां पर कंसंट्रेटेड उनका वोट बैंक है वहां पर वो चुनाव जीत जाते हैं और नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा ले लेते हैं। इसके अलावा पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जनता दल सेक्युलर हर बार की तरह किंग मेकर बनने की पूरी कोशिश करेगी। जेडीएस का कोर वोट बैंक दक्षिणी कर्नाटक एरिया माना जाता है। इसके अलावा वोकालिंगा समुदाय एक मत होकर हर बार जेडीएस को वोट देता है, जिसका फायदा इस पार्टी को हमेशा मिलता है। अब आखिर में सबसे मेन पॉइंट कि पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटक चुनाव इतना बड़ा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इसका पूरे हिंदुस्तान पे क्या इम्पैक्ट है। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला कि ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी से बचने की नीति कितनी प्रभावकारी होती है। गुजरात में जैसा हमने देखा कि कैसे भाजपा ने एकदम फ्लुएंट तरीके से पूरा चुनावी अभियान चलाया और एंटी इनकम्बेंसी से बचे, लेकिन क्या उनकी वो नीति सही थी, ये कर्नाटक इलेक्शन से पता चलेगा। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा, जी हाँ, भारत जोड़ो यात्रा जो अभी भी चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि क्या ये कारगर साबित हुई थी कि नहीं। कर्नाटक इलेक्शन से बता देंगे कि भारत जोड़ो यात्रा सच में कांग्रेस को प्रॉफिटेबल रही कि नहीं। कर्नाटक पहला स्टेट है जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और वहां पर चुनाव हो रहे हैं। तो इससे साफ साफ पता चल जाएगा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से किस हद तक प्रॉफिट हुआ और अगर नुकसान भी हुआ तो क्यों हुआ।
अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे कई ज़्यादा एनालिसिस देखने को मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।